डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे हम एसएसटी की। हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे और सामाजिक विज्ञान में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नए लेसन की शुरुआत की थी। लेसन संख्या 8 हमने शुरुआत की थी और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कृषि और जो खेती है वो पुराने समय में होती थी, कौन कौन से औजारों का प्रयोग होता था उसकी भी बात हमने कर ली थी, कौन कौन से उपकरण उस समय उपयोग में लिए जाते थे। उसके अलावा हमने नए टॉपिक की शुरुआत की थी कि गाँव में कौन रहते थे, किस प्रकार के लोग गाँवों में रहते थे, उनकी बात करेंगे। तो आज अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग का नाम है गाँवों में कौन रहते थे। गाँवों में कौन रहते थे। ठीक है, ये हेडिंग है। हमें समझना है कि आखिर प्राचीन समय में जो गांव थे उन गांवों में क्या कंडीशन थी, किस प्रकार के लोग थे। तो हमने समझा था कि भारत के अधिकतर जो गरीब किसान लोग हैं या अधिकतर जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के इस महाद्वीप के अंदर दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 तरह के लोग रहते हैं। तो लिखेंगे इस उपमहाद्वीप, अपनी कॉपी में लिखना है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश का मतलब होता है अधिकतर गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, हमने समझा था क्यों कहते हैं। तो जो भारत उपमहाद्वीप है उसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अंदर, जैसे ये मान लो भारत का दक्षिणी भाग है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जो इधर मान लो महाराष्ट्र, गुजरात, ये श्रीलंका, ठीक है। और ऊपर का जो भाग है अगर हम उसकी बात करें तो ये ऊपर वाला भाग है। तो इस भारतीय महाद्वीप के अंदर दक्षिण और उत्तर भाग में 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3। इसमें आपको याद रखना है, पहले तो ये याद करना है कि जो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी लोग थे उनको क्या कहते थे। तो लिखेंगे तमिल क्षेत्र में, देखो तमिल क्षेत्र कहाँ आया हुआ है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत के अंदर यहाँ तमिलनाडु राज्य है, वहाँ जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो तमिल बाहुल्य या तमिल प्रदेश हैं, उस क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी हैं या उस क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलेल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलेल्ला। मैं लिख देता हूँ, आप याद कर रखेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में कि उनको वेलेल्ला कहते हैं। ये बात अपनी कॉपी में लिखना है, आराम से लिखना है कि तमिल क्षेत्र है, हमने दक्षिण भारत के अंदर जो यहाँ पर ये इलाका है ये तमिल क्षेत्र है। यहाँ के जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, भूस्वामी का मतलब होता है जो ज़्यादा पैसे वाले हैं और जिनके पास ज़मीन खूब सारी है। भू का मतलब होता है ज़मीन, तो ज़मीन के जो बड़े बड़े भूभाग के स्वामी हैं उनको क्या कहते हैं? वहाँ पर वेलेल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलेल्ला। तो ये शब्द आप याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे
और सही ढंग से याद होना चाहिए। तो एक प्रकार तो हो गया, दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार जो आपको याद रखना है कि साधारण जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं पता है? उनको उणवार कहते हैं। तो याद रखना है कि साधारण हल चलाने वालों को क्या कहते हैं? उणवार। क्या कहते हैं भाई? उणवार। तो आपको याद रखना है कि जो सामान्यतः हल चलाते हैं उनको उणवार कहते हैं। याद रह जाएगा, याद रखना है आपको। तो मैंने 3 तरह के लोग बताए हैं, 2 तरह के लोगों के बारे में जानकारी आपको मिल गई है। तीसरा है कि जो भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब होता है जिनके पास में जमीन नहीं है। नहीं है, भूमि यानी जमीन, जो जमीन रहित हैं, ठीक है। तो जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, या जो दास हैं, जो किसी की गुलामी करते हैं, दास बने हुए, उनको आपको ध्यान रखना है कि कड़ेसियार कहते हैं। कड़ेसियार। दूसरा नाम और है इनको, दूसरों इनको और एक नाम से कहा जाता था, अधिमई कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अधिमई कहते हैं। तो अधिमई और कड़ेसियार ये कुल लोगों को कहते थे जिनके पास में ज़मीन नहीं है। जो दास लोग हैं उनको इस नाम से पुकारा जाता था। जो हल चलाने वाले साधारण लोग हैं उनको उणवार कहते थे। और जो ज़मीन वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनको क्या कहते थे? वेलेल्ला कहते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक बात तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा देश का जो उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है, वहाँ का जो गांव का प्रधान व्यक्ति है उसको ग्राम भोजक कहते थे। तो एक बात लिखेंगे, गांव का जो प्रधान व्यक्ति हैं उसको क्या कहते थे? तो ग्राम भोजक कहते थे। ग्राम भोजक कहते थे। याद हो जाएगा। गांव का जो प्रधान व्यक्ति है उसको ग्राम भोजक कहते थे। ये शब्द आपको याद करना है, तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो गांव का जो प्रधान है वो उसको भोजक कहते थे। और ये जो व्यक्ति है ना, ग्राम भोजक, इसके पद पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो वंशानुगत होते हैं। एक ही परिवार के व्यक्ति लगातार, एक बड़ा, फिर उसके पापा, फिर उसके बेटा, ऐसे हिसाब से वंशानुगत के रूप से पीढ़ियों तक इसी पद पर एक ही परिवार के लोग रहते हैं। इसका मतलब ये आनुवांशिक रूप से पद है, ये ध्यान रखना है। और दरअसल गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता है, जो ग्राम भोजक के रूप में मैंने वो जो पद बताया है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये गांव का सबसे बड़ा जो ज़मीन वाला होता है ना, उसको ये पद मिलता है। तो गांव का प्रधान कौन होता है? जो गांव का सबसे बड़ा अमीर या जो भूस्वामी व्यक्ति है, ज़मीन वाला है, ठीक है, वो बनता है। और वो वंशानुगत है। जैसे अगर दादा बना हुआ तो फिर एक व्यक्ति, तो उसका जो अगला बेटा होगा वही उसके पद पर बनेगा। तो एक ही परिवार के इसमें से सदस्य गांव के प्रधान के रूप में, ग्राम भोजक के रूप में, ये ध्यान रखना है। इनके पास इनके पास में खूब सारी ज़मीन होती है। इनके पास में क्या होती है? खूब सारी ज़मीन होती है इनके पास में। और इनके ज़मीन पर क्या होते हैं कि दास और जो मजदूर लोग हैं वो काम करते रहते हैं। ये ध्यान रखना आपको है। इसके अलावा मुख्य रूप से ये राजा के लिए कर वसूलने का भी काम देते हैं, कर लेने का भी काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो राजा जब भी किसी गांव से कर वसूलना चाहता है तो वो इन गांव के जो मुखिया हैं, ग्राम भोजक, उनको बोलते हैं कि आप गांव से कर लो और राजा को दो। तो ये भी ध्यान रखना। और गांव में कुछ समस्या है, गांव का जो न्यायाधीश वाला काम हो या कभी कभी पुलिस वाला काम हो, वो यही करता है। तो ये बात तो अपनी कॉपी में लिखना है कि ग्राम भोजक ही
न्यायाधीश। देखो न्यायाधीश का मतलब होता है जज। क्या मतलब होता है बेटा? जज। और जो न्याय करने वाला जो व्यक्ति है कोर्ट के अंदर वो न्यायाधीश कहलाता है। तो गांव में अगर कोई व्यक्ति न्याय करने वाला होता है उसको न्यायाधीश कहते हैं। भले गांव में हो किसी जगह पर, तो गांव में अक्सर जो न्याय करने वाला व्यक्ति होता है वो यही होता है। तो लिखना है ग्राम भोजक ही न्यायाधीश या न्यायाधीश का। और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, पुलिस वाला का मतलब समझ गया ना, किसी को पकड़वाना है, किसी को कुछ और भी कोई फैसला लेना है, उससे जुड़ा हुआ भी ये काम ही करवाते थे। कौन? जो गांव का मुखिया है। और गांव का मुखिया कौन होता था? जो अक्सर गांव के अंदर सबसे ज़मीन रखने वाला हो, जो सबसे बड़ा भूस्वामी हो, उसके अंडर में बहुत सारे मजदूर दास व्यक्ति काम करते थे। ठीक है, और जो राजा भी लगभग इन्हीं व्यक्तियों को कर वसूलने का काम सौंपते थे। तो ये गांव के एकदम न्यायाधीश के रूप में काम करते थे, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको आगे लिखना है कि गांव में जो ग्राम भोजक व्यक्ति हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के किसान लोग हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले किसान लोग हैं, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो आपको लिखना है कि स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहते थे। स्वतंत्र कृषक का मतलब ये होता है कि कृषक का मतलब होता है किसान। कृषक का मतलब क्या होता है? किसान। तो वह किसान जो किसी भी दूसरे जमींदार के अंडर में काम नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति या ऐसा किसान जो किसी जमींदार के अंडर में रहकर वहाँ पर खेती नहीं करता, वो अपनी खुद की ज़मीन पर, जो उसके पास ज़मीन जितनी भी है, स्वतंत्र रूप से किसी का उस पर कोई दबाव नहीं होता है, वो जो किसान खेती करता है उसको स्वतंत्र कृषक होता है वो व्यक्ति। और उसको गृहपति कहते थे, गृहपति। ठीक है, तो गृहपति मतलब गृह का मतलब होता है घर, गृह का मतलब क्या होता है? घर, और पति यानी स्वामी हो गया। तो जो घर का स्वामी है वो अपने घर को खुद चलाता हो खेती करके, उसको ये इस नाम से पुकारा जाता था। ये नाम आपको याद करना है और आसान से याद भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादा छोटे किसान थे। छोटे किसान का मतलब होता है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। भाई किसान, एक तो बड़े किसान मतलब जिनके पास खूब सारी ज़मीन है, और जो भूस्वामी होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वो अपनी ज़मीन पर खुद काम नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को वहाँ पर काम करवाते हैं। तो जो छोटे किसान थे और वो भी ज़्यादा थे, वो भी अपना काम करते थे। इसके अलावा खूब सारे लोग ऐसे थे जिनके पास में ज़मीन नहीं होती थी। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो दास लोग होते हैं उनके पास में भी ज़मीन नहीं है, क्योंकि दास है वो, किसी का खुद की ज़मीन नहीं है इनके पास में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, वो आपको ध्यान रखना है कि जिनके पास में ज़मीन नहीं है वो अपना जीवन यापन दूसरे की खेत पर काम करके, खेती करके, वहाँ से अपना अनाज उगा करके वो जीवन यापन करते हैं। जो कर्मकार या जो हम कृषक भी कहते हैं, दूसरे खेती पर काम करने वाला, दूसरी जगह पर काम करने वाला जो कर्मकार व्यक्ति हैं, वो लोग अपने इस प्रकार से काम करके जीवन यापन करते हैं। तो ये बात आपको गांव वाली पता लगी। और गांव में और किस तरह के लोग होते हैं? गांव में बड़े स्वामी हो गए, कृषक हो गए, स्वतंत्र रूप से हो गए, दास लोग हो गए, और गांवों में लोहार भी होते थे जो लोहे का काम करते हैं। गांवों में कुम्हार जो मटकी बनाने का काम करता हो। गांव में बड़ी भी होती थी, बड़ी मतलब सुथार, और जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से पलंग बनाना, खिड़की बनाना, दरवाजे बनाना, वो जो व्यक्ति होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, वो बड़े ही होते हैं। तो लोहे पर काम करने वाला, लोहे से उपकरण बनाना, जैसे मैंने बताया कुल्हाड़ी बनाना है, इस प्रकार से कुम्हार है जो मटके वगैरह बनाने का काम करता हो। ठीक है, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। बड़ी मतलब क्या होता है कि जो लकड़ी का काम करता है वो होता है।
इसके अलावा गांव में बुनकर भी होते थे। बुनकर किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। बुनकर का मतलब ये होता है कि जो धागे से कपड़ा बुनने का काम करते हो, जो धागे से कपड़ा बनाते हैं ना, वो व्यक्ति बुनकर होते हैं। तो वो भी गांव में होते थे जो कपड़ा बनाते थे धागे को बुन बुन करके। धागे के बुनने का मतलब ये होता है कि धागे को आपस में मिला करके, आपस में जोड़ जोड़ करके कपड़ा बनाने का काम करते थे। इसके अलावा शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार का मतलब ये होता है कि मूर्तियाँ बनाना बढ़िया बढ़िया सुंदर रूप से डिजाइन वाला, ये भी होते थे अलग अलग प्रकार के। तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार आदि 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 भी होते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के गाँव में लोग रहते थे, ये आपको पता लग गया। अब हमें समझना है कि हमको इस प्रकार की खूब सारी रचनाएं मिली हैं प्राचीन समय में। प्राचीन समय का मतलब ये हुआ कि पुराने समय में खूब सारी रचनाएं। तो जो पुरानी रचनाएं मिली हैं, जो किसी द्वारा लिखी गई हैं, वो भी तमिल रचनाएं, जो तमिल भाषा में लिखी गई है तमिल प्रदेश में, वो कौन कौन सी, उनकी अगर बात करें तो आप हेडिंग लिखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार की रचनाएं मिलती थी प्राचीन समय में और उनसे क्या जानकारी मिलती है। तो लिखना है आपको प्राचीनतम तमिल रचनाएं। ठीक है, अब सुनेंगे आप। देखो, प्राचीन समय में यानी बहुत पुराने समय में अनेक जो रचनाएं मिली हैं तमिल भाषा के अंदर अगर बात करूँ तो उनका कुछ अलग नाम था। उनको संगम साहित्य कहते थे। उनको क्या कहते थे? संगम साहित्य। तो एक लाइन अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है कि प्राचीनतम जो तमिल साहित्य हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? संगम। संगम साहित्य कहते हैं। साहित्य मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ये भाषा, हिंदी साहित्य नाम सुना होगा आपने, जिसकी अपनी खुद की एक व्याकरण हो, अपनी खुद की भाषा की अपनी एक अलग शैली हो जिसमें कुछ काम करने का। ठीक है, तो वो संगम साहित्य तमिल की रचनाएं कहलाती, ये ध्यान रखना है। और ये जो संगम साहित्य मिले हैं तमिल भाषा में, आपको मैं बता दूं कि लगभग 2300 साल पुराने थे। और इन्हें संगम इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो कविताएं लिखी गई हैं, इसमें जो बातें लिखी गई हैं, वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि सभी व्यक्ति साथ में जुड़ करके, मिल करके, बड़े बड़े कवियों ने सम्मेलन किए, फिर इसका संकलन किया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख होता है वो यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको संगम साहित्य कहते हैं। और इस प्रकार से प्राचीनतम संगम साहित्य हमें तमिल भाषा में मिले हैं और ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर मन लगाकर पढ़ाई करिए। होमवर्क ज़रूर करना है आपको, जो PDF मिलती है। ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और किताब नहीं तो किताब खरीद ले। जो ये टॉपिक आपको इस वीडियो में समझाया है, घर पर किताब से भी एक बार ज़रूर पढ़ें और घर पर आराम से बैठकर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई जितना संभव हो सके करना शुरू कर दें, ताकि आप पढ़ाई अगर बढ़िया करते हो तो आगे वाले क्लास में कोई समस्या नहीं होगी।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल।